हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है मॉडल सेट 2। जैसा कि आप सभी पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके होंगे, मॉडल सेट 1 पूरा कंप्लीट था और आज हम लोग मॉडल सेट 2 को क्लियर करेंगे। और आप लोगों को शुरू से बोलते आए हैं कि आप सभी जितने भी मॉडल सेट के जो वीडियो हम अपलोड करेंगे ऑब्जेक्टिव के, सभी को आप देख लीजिए। आपका एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और इनके अलावा आप लोगों को बता दिया कि हम क्वेश्चन बैंक के जो ऑब्जेक्टिव जो है वो हम पूरा सॉल्व करके वो आपके हम अपलोड कर दिए हैं। आप उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। आप मेरे जो चैनल है एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस, मेरे चैनल का नाम है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और वहाँ पर आपको प्रत्येक ईयर के जो क्वेश्चन जो है जो पूछा गया था जयपुर, उनके सारे क्वेश्चंस के हम सॉल्व दे चुके हैं, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं मॉडल सेट 1। यहाँ पर हम बार बार हम लिखते जा रहे हैं ना, प्रथम शाब्दिक परीक्षा 2021 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन जो हम लोग बात करेंगे आज को, सवाल क्या कहते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको मिलता चला जाएगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस पर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। कहता है कि लघु बीजाणुधानी, सवाल सुनिएगा, कहता है लघु बीजाणुधानी की आंतरिक परत जो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। एक बार फिर से कहता है कि लघु बीजाणुधानी की आंतरिक परत जो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है, वो कौन है? तो आपको बताए भी थे, वो टेपेटम लेयर है। कौन है वो? टेपेटम लेयर। तो इसके जो ऑप्शन हो जाएगा, एक का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वो कौन है? तो टेपेटम बोले या टेपेटम बोले, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं कि अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे के कितने विपरीत लक्षणों के जोड़ों को लिया था। मेंडल ने अपने प्रयोग करने के लिए कितने विपरीत जोड़े वाले मटर के पौधे का उपयोग किया था इन्होंने। तो आप लोग भी पढ़कर बता भी चुके हैं, 7 जोड़े। कितने? 7 जोड़े। इनका जो ऑप्शन है वो डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। डी नंबर हो जाएगा 7 जोड़े, ठीक है। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस प्रकोष्ठी में संपन्न होती है। जैसा कि आपको बताया था, मच्छर अपना जीवन काल 2 होस्ट में गुजरती है, मानव और दूसरा क्या है, मादा एनोफिलीज मच्छर, है ना। तो मच्छर में जो लैंगिक जनन होती है, प्लाज्मोडियम में जो लैंगिक जनन होती है वो मच्छर पर होती है। वो मच्छर का नाम क्या है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर, ठीक है। और हम लोगों के शरीर पर अलैंगिक जनन करती है, ठीक है। तो चलिए इसके जो 3 नंबर जो है उसका ऑप्शन हो जाएगा बी। और वो क्या है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर, बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, मानव मादा में अंड जनन की प्रक्रिया किस अवस्था में आरंभ होती है। कहता है कि मानव मादा में जो अंडाणु बनना शुरू होते हैं किस अवस्था में। तो आपको बताए भी थे, पिछले वीडियो आप देखे होंगे, तो उसमें आपको बताए भी होंगे यौवनारंभ। आशा करते हैं, देखिए जिस सवाल पर ज्यादा हम डिस्कस नहीं करें उसको हम बता चुके हैं, आप उनको अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यौवना आरंभ में जो है वो अंडाणु बनना शुरू हो जाता है। तो 4 नंबर के जो ऑप्शन हो जाएंगे वो ए नंबर हो जाएगा। और वो क्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये इनका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, यूकैरियोट में डीएनए की प्रकृति होती है। कहता है क्या कि जो यूकैरियोट का मतलब बोले थे कि जिसमें सही कैरेक्टर पाए, जैसे मानव, गाय, बैल, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, जिनको आप आंख से देख सकते हैं, नंगी आंखों से, माइक्रोस्कोप से नहीं, डायरेक्ट हम जिनको अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको यूकैरियोट बोलेंगे, ठीक है, ज्यादातर। तो बोले आपको क्या कह रहा है कि आपको कि डीएनए की प्रकृति यूकैरियोट में कब होती है, किस अवस्था में होती है। तो आपको बता दें, डीएनए का जो निर्माण होती है वो डीएनए का निर्माण एस अवस्था में। कौन सा अवस्था बोले? तो ये संसूचन विभाजन के एस अवस्था में होती है। तो 5 का में इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, एस फेज में, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बात करेंगे 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि सामान्य जुकाम का कारक है। कहता है कि सामान्य जुकाम जो सर्दी खांसी होती है किसके कारण होता है? राइनो वायरस के द्वारा। तो किस पर चर्चा कर चुके हैं। तो 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, राइनो वायरस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं कि तांबा मोचक अंतः गर्भाशय युक्ति से मोचित तांबा आयन
एक बार फिर से कहता है आपको कि तंबा मोचक अंतर गर्भाशी युक्ति से मोचित तंबा आयन। उसके बाद आपको ऑप्शन दिया गया है ए नंबर, गर्भाशय के अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाता है। ऑप्शन बी, शुक्राणुओं के भंजानुक्रिया को बढ़ा देते हैं। ऑप्शन सी, शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देता है। ऑप्शन डी, अंडोत्सर्ग के विरुद्ध काम करते हैं। तो आपको बता दें, ये जो तंबा मोचक अंतर गर्भाशय युक्ति जो है, जिसको आप आईयूडी कहते हैं, इंट्रायूटेरिन डिवाइस, ये करता क्या है, तो गर्भाशय को अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त जो है, इसको गर्भाशय को अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाता, मतलब उसको क्या करता है कि इम्प्लांटेशन होने से उनको रोक देता है ना, अनुपयुक्त बनाते हैं। तो 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 नंबर का ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि स्त्रीकेसर का वह भाग, ध्यान दीजिएगा कि स्त्रीकेसर का वह भाग जो पराग के अनुकूल प्रकृति का निर्धारण करता है, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं ना। तो ये है स्टिग्मा, जिसको क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जो है वो पराग के लिए अनुकूलित होती है, मतलब परागकण के लिए अनुकूलित होती है। ठीक है, तो इसमें 8 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और वो हो जाएगा वर्तिकाग्र, जिसको कहते हैं स्टिग्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं निम्नलिखित में किस संकरण के द्वारा लंबे एवं बौने पौधे के समान अनुपात मिलेंगे। इस पर हम बात भी कर चुके हैं। ठीक है, तो इनके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, उनके जो ऑप्शन जो है, इनके ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, इनके जो ऑप्शन होगा बी नंबर। इनका ऑप्शन जो बी होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये क्रॉस हो गए स्मॉल टी, ये इनका हो जाएगा। ठीक है, आपको एक बार क्रॉस करके हम आपको दिखा भी देते हैं, जिनसे आपको समझने में आसान है। वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, ये इनका ऑप्शन होगा। एक बार क्रॉस करके दिखाते हैं कि समान अनुपात कैसे, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा। तो चलिए क्रॉस करते हैं। तो पहले कैपिटल टी से दोनों को क्रॉस करेंगे, फिर इनसे फिर दोनों को करेंगे। तो क्रॉस करने से पहले हम लिमिट निकालते हैं। ठीक है, लिमिट, तो लिमिट में ये तो बटेगा नहीं। लिमिट का मतलब होता है द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या का आधा होगा, तो ये आधा होगा नहीं, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी वो ऐसे रह जाएगा। हाँ, इसका लिमिट बनेगा क्या होगा, केवल स्मॉल टी। अब क्रॉस करते हैं, कैपिटल टी को एक बार स्मॉल टी से करेंगे, क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक बार फिर स्मॉल टी को इस स्मॉल टी से करेंगे, स्मॉल टी आएगा। ठीक है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी है तो पौधा टॉल हो जाएगा, और दोनों स्मॉल टी है तो पौधा बॉर्न हो जाएगा, मतलब द्वार को जिसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लंबा है और एक बॉर्न है, मतलब 1:1 इसका आता है। देखिए, तो इनका अनुपात दोनों का बराबर आता है, इसीलिए ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि एक डीएनए एक रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड डाइस के द्वारा आपस में डाइस बंधन के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो आपको बताए थे एक रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं, वो जुड़ा रहता है फॉस्फोडाइएस्टर बंधन से। 10 नंबर का हो जाएगा बी नंबर। क्या नाम है उसका, फॉस्फोडाइएस्टर, डाइएस्टर बंधन। ठीक है, बॉन्ड जो बंधन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहते हैं, निम्नलिखित में कौन एचआईवी के प्रसारण का कारक नहीं है। तो आपको पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आपको बता दें कि मच्छर के कारण, यहाँ पर ऑप्शन दिया है विभिन्न यौन साथी के द्वारा इनसे फैलती है। संक्रमित सुई का इस्तेमाल करें, इनसे भी फैलती है। ऑप्शन सी दिया मच्छर के काटने से एड्स नहीं फैलता है, एचआईवी नहीं फैलता है। संदूषित रक्त का आदान, इससे भी फैलता है, लेकिन मच्छर के काटने से नहीं फैलता। 11 नंबर का सी हो जाएगा, 11 नंबर का सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 का सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि रासायनिक रूप से आरएनए डीएनए से क्रियाशील और स्थिर है। एक बार ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पे जरा गौर कीजिएगा। कहते हैं कि रासायनिक रूप से आरएनए डीएनए से होती है, पहला नंबर,
क्रियाशील में क्या होता है? आरएनए डीएनए से क्रियाशील में अधिक होता है। आरएनए डीएनए से क्रियाशील में अधिक होता है, याद रखिएगा, अधिक होती है। दूसरा कहते हैं स्थिर में, तो आपको बता दें स्थिर में ये स्थिर नहीं होता है, ये स्थिर में कम होता है। क्रियाशील में क्या होता है? क्रियाशील में अधिक और स्थिर में कम। मतलब ये हुआ कि डीएनए स्थिर होता है लेकिन ये आरएनए स्थिर नहीं होता है। आप इसीलिए देख रहे हैं ये कोरोना जो है उसका जेनेटिक मेटेरियल आरएनए है, ये बार बार चेंज हो रहा है, बदल रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्थिर होता ही नहीं है। डीएनए तो बहुत स्थिर होते हैं लेकिन आरएनए स्थिर नहीं होता, ये बदलते ही रहता है, चेंज होते ही रहता है ना। तो यही बोला आपको क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रियाशील में अधिक होगा और स्थिर में कम होगा। तो 12 का सी हो जाएगा। तो 12 नंबर का सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि XO XY प्रकार का लिंग निर्धारण डैश का उदाहरण, किसका उदाहरण है? तो दोनों देखिए, ये नर का है, इसका नर, तो ये नर में है, ये मानव में है और ये पक्षों में। तो वही कहता है कि ये जो दिखाई दे रहा है तो वही आपको कह रहा है कि XO एवं XY प्रकार का लिंग निर्धारण का उदाहरण, किसका उदाहरण? तो नर विषम युग्मकी का। तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? नर विषम युग्मकी। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए, इसमें दोनों क्रोमोसोम अलग अलग है। ठीक है। चलिए 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है नारियल का खाए जाने वाला फल है। तो नारियल का खाए जाने वाला भाग भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भ्रूणपोष अंग्रेजी में इसको कहता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहते हैं? परागकण झड़ते हैं। परागकण कब झड़ता है? जब परागकण में जब दो कोशिका बचते हैं, दो सेल जब हो जाते हैं। तो 15 का हो जाएगा ए नंबर। 15 का ए नंबर। जब दो सेल हो जाएगा तब ये झड़ेगा। कहता है क्या? क्लिफर्ड सिंड्रोम में क्रोमोसोम होते हैं, याद रखिए सब। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 2A + XXY। ये है क्लिफर्ड सिंड्रोम का, क्लिफर्ड सिंड्रोम का ये क्रोमोसोम जो है कैसे होते हैं। ठीक है। तो 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है इनमें कौन सा शुगर आरएनए में पाया जाता है? तो आरएनए में कौन सा? राइबो शुगर मिलता है। सीधी सी बात है, आरएनए में कौन सा शुगर मिलता है? तो राइबो शुगर मिलता है। तो 17 का सी हो जाएगा राइबोज। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 18 का। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है इनमें कौन सा गलत है? मतलब कौन, इसमें कह रहे सवाल कि कौन सा इसमें से गलत है? ऑप्शन ए दिया है एडेनिन थायमिन। ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है, इसको ध्यान देते हैं। ए नंबर एडेनिन थायमिन। एडेनिन थायमिन ये प्यूरिन बेस वाला है। ठीक है। बी नंबर में कहता है थायमिन यूरासिल और ये बोल रहा है पायरिमिडिन। पायरिमिडिन सी नंबर यूरासिल और क्या है साइटोसिन। ये क्या बोला है? पायरिमिडिन। और डी नंबर ऑप्शन दिया है गुआनिन और एडेनिन यूरिन। सवाल आपको क्या गया है? सवाल क्या गया है? इनमें कौन सा गलत है? ध्यान देने वाली बात है, इसमें सवाल दिया है कौन सा इनमें गलत है। ठीक है। तो देखिए, तो इस पर हम सबसे पहले आपको इसमें समझना होगा थोड़ा क्या बात हो रहा है। कह रहे कौन सा इसमें गलत है, ये आपके ऑप्शन से दिए हुए। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ बातें बतलाना चाहेंगे जिनसे आपका क्लियर होगा। देखिए एजी और टीसी। ठीक है। एजी और टीसी। तो एडेनिन और गुआनिन
जब भी एडनिन रहेगा किनके साथ रहेगा, वो ग्वानिन के साथ रहेगा। एडनिन जब भी रहेगा किनके साथ रहेगा, वो ग्वानिन के साथ, क्योंकि एडनिन और ग्वानिन एक साथ रहते हैं। एडनिन और ग्वानिन एक साथ जब रहेंगे वही रहता है प्यूरिन बेस का, प्यूरिन बेस का, ठीक है। तो एडनिन और ग्वानिन, ऐसे एडनिन ग्वानिन, यहाँ पर एडनिन है लेकिन थायमिन है ना, ये थायमिन यूरासिल ये सब नहीं है, ठीक है। ये जो ग्वानिन और एडनिन, देखिए यहाँ पे देखिए एडनिन और ग्वानिन एक साथ में रहेगा, यूरासिल साइटोसिन पैरामिडिन में एक साथ रहेगा, थायमिन यूरासिल पैरामिडिन में एक साथ रहेगा, लेकिन एडनिन और थायमिन नहीं होगा, जब भी होगा एडनिन और ग्वानिन होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये गलत है, ये ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर ये सही होगा। सवाल में जो आपको दिया गया है कि सवाल में जो आपको दिया गया है इनमें कौन सा गलत है, इसका गलत ये और ये गलत है, ये गलत है इसका, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 19 कहता है कि मां के दूध में पाए जाने वाला इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी क्या रहता है, तो मां के दूध में रहता IgA, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक क्रोमोसोम पाया जाता है, एक क्रोमोसोम पाया जाता है शुक्राणु में, एक क्रोमोसोम शुक्राणु में पाया जाता है। ये आगे वाला पोर्शन जो ब्लैक कलर के रहते हैं इसी को एक क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम किसमें मिलता है, तो शुक्राणु में, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, शुक्राणु, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है 21 का बात करें, क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसमें क्या बात करें, 21 में कहते हैं शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस कहता है ना, शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। तो 21 नंबर का ए, 21 नंबर का ए हो जाएगा शुक्राणु जनन, अंग्रेजी में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन 22 कहते हैं एड्स का कारक है, तो एड्स किसका कारक क्या है, HIV है, एड्स का कारक क्या है, HIV, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो अब क्वेश्चन नंबर जो 23 होगा, 23 में क्या होगा ध्यान दीजिएगा, कहता है कि F1 पीढ़ी का, ध्यान दीजिएगा, F1 पीढ़ी का संकरण पौधे को जब समुद्री अप्रभावी, याद रखिएगा, जब कहता है कि जब F1 पीढ़ी का संकरण जब अप्रभावी रिसेसिव के साथ किया जाता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे सॉरी, जब F1 पीढ़ी के पौधे को जब रिसेसिव के साथ मतलब अप्रभावी के साथ क्रॉस किया जाता है तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, टेस्ट क्रॉस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टेस्ट क्रॉस, तो बी नंबर, 23 का बी नंबर हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहते हैं, भूमि के अंदर पाए जाने वाले उभयलिंगी पुष्प, इस पर हम चर्चा भी कर लिया है। कहते हैं भूमि के अंदर पाए जाने उभयलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते हैं उसमें किस तरह का स्वपरागन होता है। आपको बता दें मूंगफली जो होता है वो भूमि के अंदर होता है, इसके पुष्प अंदर में ही होता है और उसमें स्वपरागन होता है ना, तो उसका अनुन्मील्य परागन, क्लिस्टोगेमी कहते हैं इसको, ठीक है, अनुन्मील्य परागन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अनुन्मील्य परागन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहते हैं, निम्न में से कौन सा द्विगुणित संरचना है, निम्न में से कौन सा द्विगुणित संरचना, ऑप्शन ए में दिया है अंड कोशिका, अंड कोशिका में एन होता है क्रोमोसोम नंबर, मतलब यह हैप्लोइड होता है। ऑप्शन बी सहायक कोशिका, सहायक कोशिका में क्रोमोसोम नंबर एन होता है, हैप्लोइड हुआ, अगुणित जिसको कहते हैं। एंटीपोडल, एंटीपोडल कोशिका में भी गुणसूत्र संख्या एन होता है, मतलब ये भी अगुणित हुआ। ऑप्शन जो डी है वो द्वितीय केंद्रक में क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, ये द्विगुणित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्वितीय केंद्रक, ठीक है। चलिए इसका 25 नंबर का डी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहते हैं कि निम्नलिखित फलों में किसमें एरिल पाया, आपको पहले भी बताए थे, शरीफा में एरिल मिलता है, लीची में एरिल मिलता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिया है सी नंबर शरीफा, तो सी नंबर जो शरीफा होगा इसी में एरिल मिलता है, इसको बात भी कर चुके हैं हम लोग पहले क्लास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है जरायुजता किसमें पाया था, आपको बताया भी था, राइजोफोरा ये दलदली वाले क्षेत्र में होते हैं, दलदली वाले जहाँ मिट्टी दलदली वहां पर ये जड़ होता है जिसका नाम है राइजोफोरा, ये जड़ का नाम है, ये जड़ जो है वहां पर होते पौधे होते हैं, पौधे में जड़ होते हैं, लेकिन ये जो राइजोफोरा इसी में मिलेगा आपको जरायुजता, ठीक है। तो 27 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, राइजोफोरा। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है
मेंडल के प्रयोगों में, एक बार ध्यान दीजिएगा, मेंडल के प्रयोगों में एक लक्षण के दो वैकल्पिक प्रकार को क्या कहते हैं? एक बार फिर से, मेंडल के प्रयोगों में एक लक्षण के दो वैकल्पिक प्रकार को क्या कहते हैं? तो इसी को कहते हैं युग्म विकल्पी। क्या कहते हैं? बोला युग्म विकल्पी। यानी कि 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युग्म विकल्पी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 पर, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहते हैं? लाल त्वचा वाले मवेशी को जब सफेद त्वचा वाले मवेशी के साथ क्रॉस करवाता है, लाल त्वचा वाले जब मवेशी को सफेद त्वचा वाले मवेशी जब क्रॉस किया जाता है तो चितकबरा मवेशी प्राप्त होगा। तो ये क्या दर्शाता है? तो ये सप्रभाविता को दर्शाता है, कोडोमिनेंस को दर्शाता है। किसको? सप्रभाविता को। तो 29 का ए नंबर हो जाएगा, 29 का ए नंबर हो जाएगा सप्रभाविता। ठीक है, इसे कोडोमिनेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का बात करें, कहते हैं मेंडल के सिद्धांत को दोहराने वाले वैज्ञानिक कौन कौन थे? आपको बताए थे मेंडल के जो सिद्धांत थे उनको दोहराने वाले जो है, मेंडल के नियमों को दोहराने वाले कौन कौन थे? तो ह्यूगो डी व्रीज थे, कार्ल कोरेंस थे और इरिक वान सेरमाक। ये तीनों वैज्ञानिक थे। कौन कौन? तो ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस, इरिक वान सेरमाक, ये तीनों वैज्ञानिक थे, तीनों ने मिलकर दोहराया। ठीक है, तो इसको ऑप्शन नंबर जो है वो डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में डी हो जाएगा। 30 का डी नंबर ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का बात करें, निम्नलिखित में कौन एक स्पीशीज एकलिंगी है? कहता है निम्नलिखित में कौन एकलिंगी है? जैसे कि मानव, हम लोग एकलिंगी है ना? तो इसमें बोल रहा है, ऑप्शन में आपको दिया रहा है कि इनमें कौन एकलिंगी है। ए नंबर तिलचट्टा, बी नंबर केचुआ, सी नंबर स्पंज, डी नंबर फीता कृमि। आपको बता दें केचुआ भी दुलिंगी है, स्पंज भी दुलिंगी है, फीता कृमि भी दुलिंगी है, लेकिन तिलचट्टा एकलिंगी, मतलब तिलचट्टा में नर और मादा अलग अलग होता है। ठीक है, तो 31 का ए नंबर, 31 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा तिलचट्टा, तिलचट्टा, जिसको आपको अंग्रेजी में कॉकरोच कहते हैं। ठीक है, 31 का ए नंबर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 का जरा बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। बाह्य निषेचन की क्रिया किसमें होती है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होती है? ऑप्शन ए मछली में, ऑप्शन बी सरीसृप में, ऑप्शन सी पक्षी में, ऑप्शन डी स्तनधारी में। एक बार फिर से कहते हैं बाह्य निषेचन की क्रिया किस में होती है? ऑप्शन ए मछली में, सरीसृप में, पक्षी में, स्तनधारी में। आपको बता दें यहाँ के ऑप्शन के मुताबिक मछली में होगा। ठीक है, क्योंकि एक तो एम्फीबिया में होता ही है जैसे मेंढक हुआ, लेकिन इसके अलावा मछली में भी जो है, इसमें भी मछली में भी कुछ मछली में आंतरिक निषेचन होता है, कुछ मछली में बाह्य निषेचन होता है। ऑप्शन के आधार पर ए नंबर होगा 32 का ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, मछली जिसमें बाह्य निषेचन होती है मेंढक के अलावा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, जब सिर्फ एक जोड़े विपरीत गुण वाले जीन के बीच क्रॉस कराया जाता है, कहते हैं जब सिर्फ एक जोड़े विपरीत लक्षणों के बीच क्रॉस दर्शाया जाता है तो ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं? तो ऐसे क्रॉस को एक संकर क्रॉस कहते हैं। जब एक जोड़े विपरीत गुण वाले या लक्षण वाले जीन को क्रॉस कराया जाता है, ऐसे क्रॉस को क्या कहते हैं? एक संकर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ठीक है, इसका 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एक संकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है फ्रूट फ्लाई पर प्रयोग पर वंशानुगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत को सत्यापित किसने किया था? कहता है फ्रूट फ्लाई, जिसको आप लोग ड्रोसोफिला कहते हैं। तो फ्रूट फ्लाई पर ये जो वंशानुगति के गुणसूत्रीय सिद्धांत को दर्शाया था वो मॉर्गन ने। किसने? मॉर्गन, उसके साथ में थॉमस था, थॉमस और मॉर्गन। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन कौन थे? तो थॉमस हंट, इसी का पूरा थॉमस हंट एवं मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है यदि मक्के के द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 20 है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है, सॉल्व कर लेते हैं। सवाल है यदि मक्के के द्विगुणित कोशिका में, द्विगुणित कोशिका का मतलब 2n है ना, में कितना दिया है? 20। कहता है कि 20 है। कहता है कि यदि मक्के के द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 20 है, 2n बराबर 20 है ना, तो मक्के के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या निकाला है। तो कहता है मक्का में युग्मक में, जैसे युग्मक को अंग्रेजी में गैमीट कहता है। गैमीट में क्रोमोसोम नंबर n होता है, n बराबर क्या हुआ? तो आपको जो मिला है 2n बराबर कितना? 20। तो n को फ्री कर देता है, तो n बराबर 20/2 हो जाएगा, दोनों भाग में जाएगा, कितना होगा? 10। तो n बराबर कितना हो गया? 10। तो युग्मक में कितना n है? तो युग्मक में क्रोमोसोम नंबर n और n नंबर कितना हो गया? 10। ये इनका आंसर।
तो 35 नंबर का कौन सा ऑप्शन है? तो 35 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए। तो ए नंबर 35 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा वो 10 है। 10 करोड़ बचा होगा। चलिए 35 नंबर हो गया। अब बात करेंगे 36 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहते हैं कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ध्यान दीजिएगा, कहता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये डार्विन के द्वारा, याद रखिएगा डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। कहता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डार्विन के द्वारा, ठीक है। तो 36 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा, 36 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, डार्विन। क्या हो जाएगा? डार्विन, इसका सी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 का बात करता है। कहता है डीएनए से आरएनए के निर्माण की प्रक्रिया आपको बतलाए भी थे। देखिए ये डीएनए है, डीएनए से बनेगा आरएनए। कौन सा आरएनए? तो मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए से बनेगा प्रोटीन, ध्यान रखिएगा। तो डीएनए से जो आरएनए बनेगा, कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए। तो डीएनए से आरएनए को मतलब मैसेंजर आरएनए मतलब इस क्रिया को कहते हैं अनुलेखन, इसी को कहता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो इसी को कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं इसे? ट्रांसलेशन, याद रखिएगा। डीएनए से जब मैसेंजर आरएनए बनेगा उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनेगा उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। तो डीएनए से जो मैसेंजर यानी आरएनए जो बना तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ट्रांसक्रिप्शन को ही कहते हैं अनुलेखन। ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में कहते हैं अनुलेखन। चलिए 37 नंबर हो गया। अब बात करते हैं 38 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कहते हैं? एक परिपक्व आवृतबीजी भ्रूणकोश में, भ्रूणकोश होगा, बोले एक परिपक्व आवृतबीजी भ्रूणकोश में होता है तो 7 कोशिका होती है और 8 केंद्रक होता है। 7 कोशिका और 8 केंद्रक। तो 38 का जो है वो सी नंबर होगा। इसमें 7 कोशिका होता है, 7 कोशिका एवं 8 केंद्रक। 7 कोशिका एवं 8 केंद्रक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहते हैं एक संकरण, सवाल कहते हैं एक संकरण का अनुपात, कहते हैं एक संकर क्रॉस का अनुपात क्या है? एक संकर क्रॉस का अनुपात क्या है? तो एक संकर अनुपात, एक संकर क्रॉस के जो अनुपात होता है, एक संकर क्रॉस अनुपात, एक संकर क्रॉस जो अनुपात होते हैं वो क्या होता है? एक संकर क्रॉस अनुपात कहते हैं 3:1 को, इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो 3:1 का ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन जो बचा हुआ है 40 नंबर, क्या कहते हैं 40 नंबर में? जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहते हैं वर्णद्धता से पीड़ित व्यक्ति निम्नलिखित में से किस रोगों में भेद नहीं कर पाते? कहता है क्या? जब आदमी कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित हो जाते हैं तो वह कौन कौन सा रंग में फर्क नहीं कर पाते हैं? कहते हैं जब आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा, रंग वर्णद्धता हो जाएगा, तो आप कौन कौन सा रंग में भेद नहीं कर पाएंगे? तो आप लाल रंग में और हरा रंग में फर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, लाल एवं हरा रंग। ऑप्शन नंबर ये बी नंबर हो जाएगा। ये लाल एवं हरा रंग में फर्क नहीं कर पाएगा, फर्क नहीं होगा, है ना। लाल हरा रंग में फर्क नहीं पड़ेगा। 40 का क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।